क्या इंट्रोडक्शन टू क्वालिटेटिव डाटा एनालिसिस। इंट्रोडक्शन टू क्वालिटेटिव डाटा एनालिसिस को स्टार्ट करने से पहले आपको एक वर्ड का पता होना चाहिए, दैट इज़ द पैराडाइम। और पैराडाइम्स को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च के बारे में बताना चाहता हूँ कि क्वालिटेटिव रिसर्च को एक्सेप्टेंस इतनी अच्छे से क्यों नहीं मिली जितनी क्वांटिटेटिव रिसर्च को मिली है। उसके बिहाइंड सिर्फ एक रीज़न है, वो ये है कि जो क्वालिटेटिव रिसर्च है उसमें इंसान की बायसनेस और उसके जो प्री कंसीव्ड आइडियाज़, उसकी पर्सनल ओपिनियंस, उसके इन्फ्लुएंस होने का ख़तरा होता है। मींस आप अगर एक स्पेसिफिक टॉपिक के अंदर आपका इंटरेस्ट है तो उस इंटरेस्ट को मद्देनज़र रखते हुए जब आप कोई रिसर्च स्टार्ट करते हैं तो उसको स्टार्ट करने के लिए आपके माइंड में कुछ ना कुछ तो होगा, कुछ ना कुछ आइडियाज़ तो होंगे। तो वो आइडियाज़ जो हैं आपके, वो आपकी रिसर्च के ऊपर इन्फ्लुएंस करते हैं। तो इसकी वजह से उस रिसर्च को इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी और ये रिसर्च जो है क्वालिटेटिव रिसर्च का पार्ट होती थी। तो और जो क्वांटिटेटिव रिसर्च है वो आपको पता है स्टैटिस्टिक्स बेस्ड होती है, नंबर बेस्ड होती है। उसमें आपके आइडियाज़ ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होता है क्योंकि एक सेट पैटर्न होता है क्वेश्चनियर्स का। और उसमें आप क्वेश्चंस पूछते हैं, क्वेश्चंस पूछने के बाद आप उसकी इंटरप्रिटेशन के लिए डाटा एनालिसिस करते हैं और आप उस बेस पे रिजल्ट को जनरेट कर देते हैं। तो उसमें बायसनेस के चांसेस कम होते हैं। अब हम बात करेंगे पैराडाइम की कि पैराडाइम क्या चीज़ है। पैराडाइम जो है एक इंसान का या एक जो कम्युनिटी होती है उसका सेट ऑफ बिलीव्स होता है अबाउट समथिंग। मींस एक 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 तरह का बिलीफ होता है ना। उस बिलीफ में क्या चीज़ होती है कि ये चीज़ ऐसे ही है। कुछ यूनिवर्सल नॉलेजेस होते हैं, उन यूनिवर्सल नॉलेजेस को हम बिलीफ सिस्टम का नाम भी देते हैं। तो उसको हम बेसिकली कहते हैं अ पैराडाइम इज़ अ सेट ऑफ बिलीफ एंड प्रोसीजर्स हेल्ड बाय पर्टिकुलर डिसिप्लिन और रिसर्च कम्युनिटी। अब जो पैराडाइम होता है उसको मेंटेन भी किया जाता है, उसको एडजस्ट भी किया जाता है और उसको रिजेक्ट भी किया जाता है। तो इसको अब पैराडाइम जो है वो चैलेंज या टेस्टेड जो है उसको एक स्पेसिफिकली उसको चैलेंज भी किया जाता है, उसको टेस्ट भी किया जाता है बाय जनरेटिंग न्यू आइडियाज़, फाइंडिंग एंड थ्योरीज। लेकिन क्राइसिस कब होता है? क्राइसिस उस सूरत में होता है जब कोई पैराडाइम रिजॉल्व नहीं होता। ठीक है जी। अब जब रिजॉल्व नहीं होता उसके अंदर इनकन्सिस्टेंसीज होती हैं। जब वो रिजॉल्व नहीं होगा तो वो चीज़ वहाँ पर फिर प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी। तो अब इसके लिए फिर पॉजिटिविज़्म और पोस्ट पॉजिटिविज़्म का एक जो है कॉन्सेप्ट आया था। अब जो पॉजिटिविज़्म था, पॉजिटिविज़्म में क्या था, दैट इज़ डोमिनेंट बाय पैराडाइम ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। अब जो पॉजिटिविज़्म है उसको उसमें ये बिलीव किया जाता है कि देयर इज़ अ सिंगल ट्रुथ। एंड व्हाट इज़ द सिंगल ट्रुथ? दैट इज़ द यूनिवर्सल नॉलेज। अब उस सिंगल ट्रुथ के बिहाइंड जाना है। अब एक चीज़ ट्रुथ है, उस ट्रुथ को चेक तो किया जा सकता है। चेक करने के बाद या उसको एक्सेप्ट किया जा सकता है या उसको रिजेक्ट किया जा सकता है। जबकि जो पोस्ट पॉजिटिविस्ट थे या पोस्ट पॉजिटिविज्म जो था वो पैराडाइम, उसमें एक 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 स्लाइड सा चेंज आया था। उसमें उसमें क्या था कि देयर इज़ नॉट अ सिंगल ट्रुथ, देयर आर द मल्टीपल रियलिटीज़ विच कुड बी इन्वेस्टिगेटेड यूटिलाइजिंग मल्टीपल मैथड्स बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। ठीक है जी। मीन्स पहले तो ये था कि एक थ्योरी थी या एक जो ट्रुथ था उसको या एक्सेप्ट किया जाता था या रिजेक्ट किया जाता था। अब यहाँ पर एक्सेप्ट भी किया जाता है, उसको रिजेक्ट भी किया जाता है, उसको रिफाइन भी किया जाता है और न्यू डिस्कवरीज भी की जाती हैं। दैट वाज अ चेंज विच क्रिएट अ ड्रामेटिक इफेक्ट एंड 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 इट इज़ सपोर्टेड टू द क्वालिटेटिव रिसर्च। जब हमने बात डिस्कवरीज की या रिफाइनमेंट की तो इसमें मीन्स के ये विद द पैसेज ऑफ टाइम जो नॉलेज है वो चेंज भी हो सकता है। ये एक्सेप्ट रिजेक्ट के कॉन्सेप्ट से थोड़ा सा हम आगे चले गए, रिफाइनमेंट की तरफ चले गए। तो इस वजह से जो है जो क्वालिटेटिव रिसर्च की इंपॉर्टेंस जो है वो यहाँ पर बढ़ चुकी थी। अब हम पैराडाइम की मैंने आपको बात कर ली। पैराडाइम इज़ अ सेट ऑफ बिलीव्स, लेकिन इसके चार पार्ट्स होते हैं पैराडाइम के। दो इनसाइडर्स के होते हैं और दो आउटसाइडर्स के होते हैं। अब इनसाइडर पैराडाइम कौन से होते हैं? जिनमें नंबर 1 पे गेटकीपर है और नंबर 2 पे स्केप्टिक्स है। दीज बोथ आर द इनसाइडर्स। अब गेटकीपर्स क्या होते हैं? इनसाइडर्स मीन्स अब यहाँ पर हम ये चीज़ सपोज कर रहे हैं कि ये जो 4 कंपार्टमेंट्स हैं दैट इज़ रिलेटेड विद रिसर्च। ठीक है। अब इसमें जो रिसर्चर होगा दैट वुड बी द इनसाइडर। उसमें गेटकीपर्स और स्केप्टिक्स है। अब गेटकीपर्स क्या है? जो रिसर्चर होगा वो अपने पैराडाइम को प्रोटेक्ट करेगा, उसको प्रिजर्व करेगा। और स्केप्टिक्स में जितने भी क्वेश्चंस रेज होंगे उनके क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने की वो कोशिश करेगा। अब इसमें जो दो आउटसाइडर्स हैं उसमें एक नंबर 1 पे क्रिटिक्स है और नंबर 2 पे एक्सप्लोरर्स है। अब जो क्रिटिक्स होंगे, क्रिटिक्स क्या करेंगे? वो जितने भी उस रिसर्च से रिलेटेड जो लोग हैं या जिन लोगों ने रिसर्च की है उनके फ्लॉज को ढूंढने की कोशिश करेंगे, उनके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स आए हैं उसको क्रिटिसाइज़ करेंगे।
और जो एक्सप्लोरर्स हैं, अगर वो क्रिटिसिज्म उनका रिजॉल्व हो गया, उनके क्वेश्चंस के आंसर उनको मिल गए हैं, तो फिर उन थ्योरीज़ को अडॉप्ट भी करेंगे, उन थ्योरीज़ को अप्लाई भी करेंगे ऑन द डिफरेंट कम्युनिटी, ऑन द डिफरेंट रिसर्च प्रपोजल्स। तो ये इसके 4 पैराडाइम्स जो थे वो पढ़ने बड़े ज़रूरी थे। अब हम आते हैं डायरेक्टली क्वालिटेटिव अप्रोचेस एंड देयर रिस्पेक्टिव डाटा एनालिसिस प्रोसेस में। नंबर 1 पे फिनोमेनोलॉजिकल अप्रोच है, नंबर 2 पे एथनोग्राफी, नंबर 3 पे नैरेटिव, नंबर 4 पे केस स्टडी और नंबर 5 पे ग्राउंडेड थ्योरी अप्रोच। नंबर 1 वाली इसमें इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ द फिनोमेनोलॉजिकल अप्रोच। और फिनोमेनोलॉजिकल अप्रोच के अंदर 3 मज़ीद इसकी टाइप्स आती हैं, जिसमें हर्मेन्यूटिक है, इंटरप्रिटेटिव है और ट्रांसेंडेंटल है। तो सबसे पहले हम फिनोमेनोलॉजिकल अप्रोच और इसके आगे फर्दर 3 टाइप्स को स्टडी करते हैं, ये क्या चीज़ है। फिनोमिनोलॉजिकल अप्रोच में वर्ड फिनोमिना है, फिनोमिना दैट कुड बी समथिंग, दैट कुड बी एनीथिंग। मिसाल के तौर पर होमलेसनेस और द मेंटल हेल्थ इलनेस, दैट इज़ अ फिनोमिना। नहीं होगा, तो इस तरह की अप्रोच मींस जिसमें हम लोगों से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, मींस के एक बंदे ने डायरेक्टली जो है होमलेसनेस को एक्सपीरियंस किया हुआ है और एक बंदे ने इनडायरेक्टली देखा हुआ है, उसका कोई दोस्त, उसका कोई रिश्तेदार, उसका कोई भाई बहन जिसने होमलेसनेस को डायरेक्टली एक्सपीरियंस किया हुआ हो या इनडायरेक्टली एक्सपीरियंस किया हुआ हो, तो वो लोग भी, उनसे भी हम डाटा कलेक्ट कर सकते हैं और उनके बारे में पूछ सकते हैं। मिसाल के तौर पर मिस्टर ए है, जो कि एक 50+ होने के बाद जो है उसको घर से वो घर छोड़ चुका है या उसको घर से निकाल दिया गया है अपनी फैमिली की तरफ से। तो उससे जब हम जाके डायरेक्टली एक्सपीरियंस करेंगे, उनसे पूछेंगे, क्वेश्चंस पूछेंगे, तो वो बताएगा कि इसके बिहाइंड क्या रीज़न है, क्या क्या उसके बच्चों का इसमें रोल है, क्या कोई फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से इस तरह की कोई चीज़ हुई है। तो जब वो इस तरह की चीज़ें मतलब बताएगा, हम 2 4 5 6 लोगों से जब हम डाटा लेंगे ऑन देयर डिफरेंट इश्यूज, उस बेस पे हम एक रिसर्च को कंडक्ट कर सकते हैं, उसको हम कहेंगे दैट वुड बी द फिनोमिनोलॉजिकल अप्रोच। इसको हम कब करते हैं, जब कोई बंदा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, कोई एक बंदा या ग्रुप किसी चीज़ को किसी फिनोमेना को एक्सपीरियंस किया हुआ हो, और या वो करंटली भी एक्सपीरियंस कर रहा हो, और नंबर 3 पे वो अपना डाटा भी देना चाहता हो, वो अपनी डिटेल भी बताना चाहता हो। दैट इज़ अ बेसिक एथिक ऑफ रिसर्च। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि इसकी 3 फर्दर टाइप्स हैं फिनोमेनोलॉजिकल अप्रोच की। नंबर 1 पे हर्मेन्यूटिक फिनोमेनोलॉजिकल अप्रोच है, इसको एचपीए भी कहा जाता है। इसमें हम क्रिटिकली जो है रिटन डॉक्यूमेंट्स को एनालाइज करते हैं। वो रिटन डॉक्यूमेंट्स जो है टेक्स्ट की फॉर्म में ज़ाहिर होगा, उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे, उसके अंडरलाइंग मीनिंग्स जो होंगे उसको उसको हम जो एक्सप्लोर करेंगे और उसको हम अपने रिसर्च का प्रॉब्लम बनाएंगे, और उसके फिर हम आगे जो सोल्यूशंस या क्वेश्चन जोड़ने की उसके अंदर से कोशिश करेंगे। ये मोस्टली जो है ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे हॉली बुक्स हो गई, जैसे कुरान हो गया, बाइबल हो गया, इस तरह की जो है हॉली बुक से हम डाटे को एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, एक्सप्लोर करने की। और इसमें एक चीज़ का हमने जो है ख्याल रखना है, उसमें अगर हम कोई इस तरह की सेंसिटिव चीज़ के बारे में डाटा एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो उसमें बेसिक एथिक्स को हम जो रिसर्च एथिक्स भी होते हैं और वैसे भी जो है ह्यूमनली जो बेसिक एथिक्स होते हैं, उसको मद्देनज़र रख के उसके अंदर से नेगेटिव चीज़ों को हमने एक्सप्लोर नहीं करना। हमने ऐसी चीज़ों को एक्सप्लोर करना है जिससे लोगों की वेलफेयर हो, जिससे लोगों के लिए बेहतरी आएगी। मिसाल के तौर पर अगर कुरान पाक में से हम कोई चीज़ एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, या उसकी कोई एक ऐसी आयत है, उसकी कोई ऐसी एक वर्स है जो कि इस टाइम जो करंट सिचुएशन के अंदर जिसका इन्फ्लुएंस पड़ रहा है, जो चीज़ मीन्स कि 1400 साल पहले कही गई थी, वो अभी वही चीज़ वैसे हो रही है, या साइंटिफिक नॉलेज के मुताबिक उसके अंदर चेंज आया है। ये वो मीन्स वो वैसी है जैसे 1400 साल पहले थी। तो इस तरह की अगर कोई कोई जो है पॉजिटिव चीज़ आती है, तो उसको भी हम डाटा अगर एक्सप्लोर करेंगे, तो दैट दैट वुड बी द बेनिफिशियल फॉर द पीपल। तो इसमें जो है हम इसको कब करते हैं, ज़ाहिर है जब हमारे पास डाटा रिटर्न में होगा। हमारा जो मेन सोर्स ऑफ जो डाटा होगा दैट वुड बी द रिटर्न डॉक्यूमेंट। और जब हम उसके अंडरलाइंग मीनिंग को निकालने की कोशिश कर रहे हैं, और उसके लोगों के बारे में, लोगों के उस स्पेसिफिक चीज़ के बारे में क्या ओपिनियंस हैं, और हम उस डाटा को क्रिटिकली जो है एनालाइज करते हैं। इसके बाद जो इसकी सेकंड टाइप है, दैट इज़ इंटरप्रिटेटिव फिनोमेनोलॉजिकल अप्रोच, दैट इज़ सिमिलर टू द फिनोमेनोलॉजिकल अप्रोच, क्योंकि ये दोनों जो है कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग पार्टिसिपेंट्स लिव्ड एक्सपीरियंस के जो लोग जिंदा हैं उनके एक्सपीरियंसेस को जो है कलेक्ट करने के लिए, उसको एनालाइज करने के लिए जो है हम करते हैं। तो ये बिल्कुल सेम वैसे है, लेकिन इसके अंदर एक स्लाइड सा चेंज है। आईपीए यूनिकली डिफरेंट फ्रॉम द फिनोमेनोलॉजिकल अप्रोच इन इट्स हर्मेन्यूटिक करेक्टरिस्टिक्स। हर्मेन्यूटिक करेक्टरिस्टिक्स क्या चीज़ है? हर्मेन्यूटिक करेक्टरिस्टिक्स में हम अंडरलाइंग मीनिंग को देखते हैं। मीन्स कि अगर हमें कोई एक बंदा जो है हमें अपने डाटे के बारे में बताता है, तो उसको बताने के बाद अगर उसने कोई चीज़ मिस आउट कर दी गई है, या आपको लगता है कि उसने बात कंप्लीट नहीं बताई और आपको समझ आ गई है, तो आप उस चीज़ को
आप इंटरप्रेट कर सकते हैं, आप उसके स्पेसिफिक इंटरव्यू को इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो आपकी पर्सनल इंटरप्रिटेशन दैट कुड लीड टूवर्ड्स, ताकि जो भी रीडर हो या जो भी उस स्पेसिफिक आर्टिकल को पढ़ रहा हो तो उसको समझने में आसानी हो जाए और वो बात जो इनकम्प्लीट थी वो कंप्लीट हो जाए। तो ये हर्मेनेटिक करैक्टरिस्टिक्स जो है वो आईपीए के अंदर मौजूद होते हैं। इसके बाद है जी ट्रांसेंडेंटल फिनोमिनोलॉजिकल अप्रोच। ट्रांसेंडेंटल फिनोमिनोलॉजिकल अप्रोच में क्या चीज़ होती है, इसमें दैट इज़ ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि जो थर्ड टाइप है ऑफ फिनोमिनोलॉजिकल अप्रोच, थर्ड एंड लास्ट टाइप ऑफ फिनोमिनोलॉजिकल अप्रोच। अब ट्रांसेंडेंटल के अंदर क्या चीज़ होती है, इसमें जो रिसर्चर का क्लोज कनेक्शन विद द फिनोमिना ऑफ द स्टडी होता है उसको जो है हमने मीन्स के ये वही बात आ गई कि इंसान का जो प्रियर नॉलेज है या जो उसके प्री कंसीव्ड आइडियाज़ हैं ऑलरेडी अवेलेबल हैं, उसको हमने एक साइड पे रखना है। उसको हमने एक सर्किट के अंदर, एक एक जो सर्कल के अंदर, एक ब्रैकेट के अंदर हमें उसको बंद कर देना है और उसके बाद हमने रिसर्च का स्टार्ट करना है। तो ट्रांसेंडेंटल फिनोमिनोलॉजिकल अप्रोच के अंदर इस चीज़ को बड़ा बड़ा कीनली देखा जाता है कि क्या कहीं रिसर्चर की बायसनेस तो इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं हो रही। इसके अंदर एक टर्म यूज़ हुई है आगे फर्दर स्लाइड्स के अंदर, दैट इज़ इपोची। Epoche involves engaging in self-reflection to identify and set aside your history and preconceived ideas, a Greek word meaning to stay away from or abstain. मीन इसमें ये है कि आपके जितने भी आपका बिलीफ सिस्टम है, आपके आइडियाज़ हैं, आपकी प्रिकंसीव्ड जो आपकी थिंकिंग है, आपने उसको स्टे अवे करना है फ्रॉम योर रिसर्च। सो दैट इज़ टोटली बेस्ड ऑन द ट्रांसेंडेंटल फिनोमिनोलॉजिकल एनालिसिस। तो ये मैंने आपको फिनोमिनोलॉजिकल अप्रोच की तीन आगे फर्दर टाइप्स भी बताते हैं। आफ्टर फिनोमिनोलॉजिकल अप्रोच सेकंड इज़ द एथनोग्राफी। अब एथनोग्राफी के अंदर क्या चीज़ होती है, इसमें हम स्पेसिफिक नेचुरल इन्वायरमेंट के अंदर जाकर हम रिसर्च करते हैं। मीन्स के अगर हम किसी कल्चर के बारे में रिसर्च कर रहे हैं और उनके जो कल्चरल इवेंट्स होते हैं उनके बारे में रिसर्च कर रहे हैं, तो जब तक हम उस नेचुरल इन्वायरमेंट में जाकर उस फिनोमेना को एज इट इज़ एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, तब तक हमें, और डायरेक्टली हम आई विटनेस नहीं होंगे उस चीज़ के, तब तक हम ये रिसर्च नहीं कर सकते। हम नहीं कह सकते कि दैट वुड बी द एथनोग्राफिक रिसर्च। तो एथनोग्राफिक रिसर्च के अंदर हम स्पेसिफिक नेचुरल इन्वायरमेंट के अंदर जाकर लोगों के इवेंट्स को, लोगों के जो त्यौहार होते हैं उनको, वहाँ पर लोगों को जाके स्पेशली हम जाके इंटरव्यू करते हैं और हम आई विटनेस होते हैं उन चीज़ों को देखने के, ऑब्ज़र्व करने के। और हमारे पास जो भी एक सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं हमारे माइंड में, जो रिसर्च क्वेश्चंस होते हैं, वो हम वहाँ पर जाकर फिर उसको एक्सप्लोर करते हैं। लेकिन उसमें हमें स्पेसिफिक नेचुरल एनवायरनमेंट में जाकर उस चीज़ को करना बड़ा ज़रूरी होता है। एथनोग्राफिक रिसर्च कब की जाती है, जब हम एक स्पेसिफिक प्लेस में नेचुरल सेटिंग्स में जाकर बहुत सारा टाइम स्पेंड ना करें तब तक। उसके अलावा हमने पार्टिसिपेंट्स के साथ जो इंट्रैक्शन होता है उसको ऑब्जर्व करना होता है नेचुरल सेटिंग्स के अंदर। इसके अलावा हम मीन्स के जो कुछ भी हम देखते हैं उसको हम डॉक्यूमेंट कर लेते हैं। वो हम वीडियो की सूरत में भी कर सकते हैं, ऑडियो की सूरत में भी कर सकते हैं और रिटन भी हम कर सकते हैं उसको डॉक्यूमेंट। बाकी यही चीज़ इसके अंदर मौजूद है। Another approach that is a narrative approach. Narrative जैसे कि आपको पता है नरेशन इज़ द स्टोरी टेलिंग। तो नरेटिव अप्रोच को हम ये क्वालिटेटिव रिसर्च की भी एक टाइप है, अप्रोच है, जिसमें हम किसी भी डाटे को नरेशन की फॉर्म के अंदर लेकर हम उसको बताने की कोशिश करते हैं। मीन्स कि किसी की अगर कोई स्टोरी है, उस बंदे ने वो स्टोरी बताई है, तो उस स्टोरी को जब तक हम ऑर्गेनाइज़ करके उसका जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हैं उनको अरेंज करके, उनको मैनेज करके जब तक हम नहीं बताएंगे तो वी कैन नॉट से दैट इज़ द नैरेटिव अप्रोच। क्योंकि बाज़ औक़ात जब एक पार्टिसिपेंट आपके सामने बैठा होता है, वो आपको अपनी स्टोरी सुना रहा होता है, तो उसमें उसके अंदर बाज़ औक़ात सीक्वेंस नहीं होता। सो बीइंग अ रिसर्चर you could rearrange that conversation and then you can make arrangements of that conversation. तो इस तरह की स्टडी जो है, जो कि किसी एक पर्सन या ग्रुप की जो है वो नैरेटिव फॉर्म के अंदर होगी, तो दैट वुड बी द नैरेटिव अप्रोच। दैट इज़ इसमें देखेंगे स्टोरी टेलिंग इज़ अ पावरफुल मीन ऑफ कम्युनिकेशन, पार्टिसिपेंट डिस्क्राइबिंग देयर इवेंट्स और टू कलेक्ट पार्टिसिपेंट स्टोरीज एनालाइज। वही चीज़ें हैं जो मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। व्हेन टू यूज़, जब लोग अपनी स्टोरी सुनाएंगे और जब हम किसी इवेंट को डिस्क्राइब करेंगे और किसी के यूनिक एक्सपीरियंस को हम देखेंगे। सेकंड लास्ट इज़ द केस स्टडी अप्रोच। केस स्टडी अप्रोच में हम क्या करते हैं, किसी एक स्पेसिफिक केस को हम देखते हैं। मीन्स के सीवियर डिप्रेशन अमंग वर्किंग एडल्ट्स इन द यूएस बिटवीन 25 एंड 40 ईयर्स ओल्ड। तो इस केस को हम स्पेसिफिकली देखेंगे और उसके बारे में हम रिसर्च करेंगे। इसके फिर हम बियॉन्ड हम बियॉन्ड नहीं जाएंगे, विद इन रहेंगे हम इसके स्पेसिफिक टॉपिक के। तो हम फिर ये नहीं होगा कि मीन्स हम सिर्फ यूएस को हमने मद्देनज़र रखना है, 25 से 40 साल की एज को मद्देनज़र रखना है और इसी के अंदर ही हमने रह के हमने, तो हम कहेंगे कि हमें एक स्पेसिफिक केस को जो है हम स्टडी कर रहे हैं।
Final is a grounded theory approach. Grounded theory approach is, as it showed in the slide, that it is related with the solutions. तो रिसर्च का फ़ायदा तभी होता है जब हम कोई पावरफुल सॉल्यूशंस देते हैं किसी प्रॉब्लम के। रिसर्च प्रॉब्लम होता है, रिसर्च प्रॉब्लम को जब हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसको एक्सप्लोर करते हैं, उसको डिफरेंट डायमेंशन से देखते हैं, तो हम ज़ाहिर है उसके फिर जो उसके सॉल्यूशंस की तरफ जाएंगे, उसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ जाएंगे, तो दैट वुड हेल्प द कम्युनिटी। तो कम्युनिटी की हेल्प के लिए, उनकी वेलफेयर के लिए हमें जो सॉल्यूशंस से रिलेटेड चीज़ें जब हम करेंगे तो उससे वो उनके लिए बेनिफिशियल होंगी। तो इसमें एक एग्जांपल दी गई है जिसमें हाउ टू रिड्यूस होमलेसनेस अमंग वेटरन्स, मींस कि होमलेसनेस लोगों को क्यों होती है, दैट आल्सो एस्टैब्लिश्ड इन द डिफरेंट रिसर्चेस। अब उसी से ओवरकम किस तरह से किया जा सकता है, उसके बारे में अगर हम कोई रिसर्च करते हैं, उसके बारे में अगर हम कोई न्यू थ्योरी डेवलप करते हैं, ये बेसिकली थ्योरी ड्रिवन जो अप्रोच होती है, ग्राउंडेड थ्योरी अप्रोच। इसमें हम क्या करते हैं, कोई मॉडल हम देते हैं, हम कोई थ्योरी हम कोई क्रिएट करते हैं और कोई इम्पोर्टेंट कोई मैसेज देते हैं, तो वो हम ग्राउंडेड थ्योरी अप्रोच के थ्रू देते हैं। कब करते हैं, जब हम कोई मॉडल या थ्योरी बना रहे होते हैं, जब हम कोई एनालिसिस कर रहे होते हैं। इसके लिए एक जो है कोडिंग का प्रोसेस होता है, जो जो है अपकमिंग लेक्चर्स के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि हम कोड्स जो है डिफरेंट टेक्स्ट को हम कोड्स किस तरह से असाइन करते हैं, और हम एक स्पेसिफिक थ्योरी को बिल्ड कैसे करते हैं। तो ये सारी चीज़ें ग्राउंडेड थ्योरी अप्रोच के अंदर होती हैं। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।